शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लेटो। देखो, प्लेटो के बारे में पढ़ने के पहले यही जान लो, प्लेटो एक सिस्टम बनाना चाहता है। वो कहता है कि 3 तरह के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? 3 तरह के लक्षण होते हैं, जिसका भी मैंने बताया आपको, है ना। क्या क्या था? एपेटाइट और करेज और विजन, यही ना, ठीक है। तो कह रहा 3 तरह के लक्षण होते हैं। अब यही 3 का बैलेंस रहे तो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो प्लेटो का जो सिद्धांत तो समझ लो, ये मानता है कि करेज, विजन और एपेटाइट, 3, हाँ सॉरी, विजडम मतलब बुद्धि, ये गाना भी बजना था, ठीक है, साहस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? भूख, एपेटाइट का 3 तरह की क्षमताएं होती हैं। अब इससे अच्छी क्या ही क्लास हो गया, ठीक है। का 3 तरह की क्षमता होती है, समझना मेरी बात को। बुद्धि, साहस और क्षुधा का अगर मान लो एक इंसान है, ठीक है, इसमें 3 क्षमता होंगी। एक होगा विजडम, एक होगा करेज, एक होगा एपेटाइट, है ना। तो कहा कि किसी में विजडम ज्यादा होता है, किसी में, ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों किसी ना किसी में ज्यादा होंगे। तो कहा जब इंसान पैदा होता है, ठीक है, तो जैसे बर्थ हुआ उसका, तो उसके अंदर 3 क्वालिटी होंगी, या तो विजडम होगा, या तो एपेटाइट होगा, और एक करेज होगा। तो कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ना, कि आइडेंटिफाई करना चाहिए किसमें क्या ज्यादा है। तो ये उसका एजुकेशन सिस्टम है पूरा, समझ में आ गई बात। तो वो एजुकेशन सिस्टम का मतलब करता है ये देखो कि इस इंसान में क्या ज्यादा है, क्योंकि ये परेशान था किससे? उस माहौल से जिसने इसके गुरु को खत्म कर दिया। वो माहौल क्या था? कोई भी शासन कर रहा है। तो इसने कहा कि सब कोई शासन नहीं कर सकते, शासन करने की एक विशेष क्षमता है जो विशेष तरह के लोगों में होती है, ठीक है। तो इसने कहा कि सबसे पहले जब बच्चा हो, नागरिक हो, शुरुआत हो, उसको स्कूल में डालो, 12 साल तक पढ़ाओ, और ये देखो कि उसमें क्या ज्यादा है। जो चीज ज्यादा है उसको उस सेक्टर पे भेज दो। तो जिसके पास विजडम ज्यादा है उसको रूलर वाले ग्रुप में भेज दो, जिसके पास करेज ज्यादा है उसे सेना वाले ग्रुप में भेज दो, और कहा जिसके साथ एपेटाइट है उसे बिजनेस कम्युनिटी में बना दो। जैसे मान लो आज के डेट में ऐसा माने कि जब आपको बच्चा पैदा हो तो स्कूल जाए, 12 साल उसकी पढ़ाई हो, 12 साल में ये पता चल जाएगा उसमें क्या तेज है। और जो मान लो कोई बहुत एग्रेसिव हर बात में लड़ जाता हो, तो फिर 12 साल बाद सबको डाल दो। एक सेना का स्कूल हो, एक रूलर्स का स्कूल हो, एक बिजनेसमैन का स्कूल हो, और फिर वहां आपको भेज के रूलर्स बनाने की कोशिश की जाए, सैनिक बनाने की कोशिश की जाए। और जैसे भारत में अगर अभी क्या है, आप कुछ भी बन सकते हो, IAS IPS, इसमें नहीं, पहले ही 12 साल में डिसाइड हो जाएगा कि अगर आपके अंदर रूलर बनने की क्षमता है तो यहाँ, बिजनेसमैन बनने की क्षमता है तो इधर। तो ये उसका एजुकेशन सिस्टम है, और उसके एजुकेशन सिस्टम के अनुसार ये व्यवस्था है। और एक स्टेट कैसा होना चाहिए? स्टेट कैसा होना चाहिए? स्टेट में आइडियल कंडीशन की बात कर रहा है, देखो आइडियल, सबसे बेहतर स्टेट की। तो कह रहा है जो रूलर हैं वो कौन होने चाहिए? जो विजडम वाले लोग हैं, फिलोसफर, उसी विजडम मतलब फिलोसफर, ठीक है, वो आए, और करेज और एपेटाइट वालों को कंट्रोल भी करें। ये सबसे ऊपर होगा, ये इनको कंट्रोल करेगा। यही आइडियल स्टेट है। ये क्या है? यही एक आदर्श राज्य है, ठीक। सब कोई शासन ना करे। जैसे मान लो आज की डेट में कोई कहे, जैसे कई बार नहीं होता, बिना पढ़े लिखे लोग नेता बन गए, ऐसी बात है। तो प्लेटो के अनुसार क्या है? प्लेटो कैसा है? सबसे पहले एक आदर्शवादी दार्शनिक है, आइडियलिस्टिक है, ठीक। अब वो राज्य कैसा चाहता है कि जो नागरिक हो 3 वर्ग में बटे हो, 3 कम्युनिटी में बटे हो। वो कम्युनिटी किसके? क्वालिटी के हिसाब से है।
फिर उसी के हिसाब से उनकी भविष्य की जो स्टेट के प्रति कार्य है वो करे। अब जो कार्य करे तीनों कार्य करेंगे, लेकिन ये कंट्रोल करेगा। अब रूलर के लिए उसने कुछ ज्यादा ही ऑब्लिगेशन रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट केवल इन दोनों को कंट्रोल करना होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इनके बारे में सोचेगा तो न्यूट्रल रहेगा। जैसे मान लो मैं हूं, मैं आपके बारे में आप कब पढ़ रहे हो कब नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत टाइट रहूंगा, आप उतने नहीं रहोगे, आप इमोशनल हो जाओगे कि आज मूड नहीं है, आज घर जाना है। जैसे मान लो अभी आप कहो कि घर जाना है, मम्मी बुला रही, मैं कहूं नहीं, पढ़ाई पढ़ाई। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि जो रूलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये भी बताया है कि रूलर की कोई पर्सनल लाइफ, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ होगी अपने बारे में सोचेंगे तो देश के बारे में सोचेंगे नहीं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्योंकि याद रखना, एक अधिकारी कब गलत करता है, उसके दो इंटरेस्ट होते हैं, एक पब्लिक इंटरेस्ट, एक पर्सनल इंटरेस्ट। पब्लिक मतलब जनता का भला, पर्सनल मतलब अपना भला। वैसे उसका जन्म होता है, ठीक है, वो अधिकारी बनता है, तो अधिकारी बनने के बाद एक खासियत होती है कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट ऊपर रखने हैं, लेकिन कर क्या देते हैं, और वही करप्शन होता है। तो करप्शन का पहला रीजन क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर पर्सनल इंटरेस्ट को, यही करप्शन है। जैसे मान लो आपकी बुआ फोन करके ये काम करा दो और आप अधिकारी हो, तो वैसे पब्लिक इंटरेस्ट ये था कि जो काम सबसे बेहतर करे उसे कराओ, लेकिन आपकी बुआ का फोन आ गया तो पर्सनल इंटरेस्ट। तो प्लेटो कहता है कि जो रूलर हो उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसीलिए इसने कहा कि इन लोगों को एक जगह अलग से रखना चाहिए। कहा ना, इन लोगों को एक जगह, क्योंकि भाई परिवार में रहेंगे अगर, ठीक है, तो इनका परिवार हो जाएगा, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो राज्य के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ये टाइट नहीं रहे तो फिर ये मजाक कर जाएंगे। भाई समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं तुम्हें रेगुलेट करूं तो तुम गलत नहीं कर पाओगे, तुम परिवार में भी रहोगे तो मैं देखे रहूंगा, लेकिन मेरा ही परिवार हो गया अगर, तो मैं तुमको भी नहीं देखूंगा, तुम भी बर्बाद, हम भी बर्बाद। तो प्लेटो कुछ ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो जहां मानते हैं कि रूलर जिसके पास विजडम हो शासन करे, इन दोनों को कंट्रोल करे, और जो रूलर हैं वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ रहेंगे, उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होंगे, वो एक कम्युनिटी के तौर पर रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है साम्यवाद पहली बार यहीं से दिखता है। साम्यवाद में भी ऐसे ही कि एक सी कंडीशन में रहना। तो जैसे मान लो आज की डेट में अगर माना जाए तो सारे आईएएस आईपीएस कहीं एक कॉलोनी में रहे बिना परिवार के, उनको शादी वादी का अधिकार ना हो। क्यों? क्योंकि अधिकार परिवार हो जाएगा तो अपने बच्चे, सोचो, इसीलिए कई बार नहीं कहते कि मोदी जी किसके लिए करप्शन करेंगे, उनका तो कोई है ही नहीं। योगी जी किसके लिए करप्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग इसी का सहारा लेके सिद्ध करते। जैसे आप कोई बीजेपी के, अरे मोदी किसके लिए करेगा, लड़का तो है नहीं। तो यही कहना चाहते थे कि जब आपके लड़के बच्चे नहीं होंगे तो आप किसके लिए करोगे, किसी के लिए, किसके लिए, राज्य के लिए। और राज्य कैसा रहेगा, बेहतर। तो ये उनका आइडियल स्टेट का डिफिनेशन है। क्लियर? कोई समस्या? यही उनका न्याय भी है। अब इंसान में भी तीन क्षमताएं होती हैं, विजडम, करेज, एपेटाइट। तो प्लेटो ने कहा ये तो हो गया राज्य के लिए। एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए बता दिया, एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं इंसान में भी तीन क्षमताएं होती हैं, विजडम, एपेटाइट और करेज। तो कहा विजडम को हमेशा एपेटाइट और करेज को क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए इसको। तो ये उसका व्यक्तिगत न्याय है उसका। तो अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो प्लेटो के हिसाब से सबसे एथिकल वो होगा जो बहुत लॉजिकल होगा। प्लेटो के हिसाब से सबसे एथिकल वो होगा जिसके पास विजडम होगा, है, जो दिमाग से तेज होगा। लेकिन आजकल देखो कई ऐसे आतंकवादी आपको मिलेंगे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे पहले। तो यही प्लेटो का क्रिटिसिज्म है। प्लेटो ऐसा मानता है कि एथिकल होने में विजडम का रोल है, लेकिन आप देखो कई बार इमोशंस का ज्यादा रोल है। ठीक है, तो चलो ये दो समझ में आ गई बात, किसी को दिक्कत? और भारत में यही बात अगर आप देखोगे तो एक दर्शन है सत रजस तमस। इसी की बात गांधी जी भी करते हैं, इसी की बात सांख्य दर्शन करता है। सांख्य दर्शन और गांधी जी दोनों लिख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। गांधी जी भी क्या कहते हैं कि सत्व, रजस, तमस तीन तरह के गुण होते हैं। इसीलिए गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। गांधी जी कहते हैं जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों वाला काम करे, जो वणिक है वो वणिक वाला काम करे, और जो सेना है वो सेना वाला काम करे।
अब आपको लगेगा ये तो गांधी जी गलत, ऐसा, वो कहते काम सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, ये मेन है, ये तो नहीं बताता कोई, है ना। गांधी जी कहते हैं कि एक सफाई करने वाला एक टीचर कैसे हैं, इक्वल है, दोनों की बराबर इज्जत है। तो गांधी जी से, और ये भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बता रहे हैं ना, भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी हाँ, कार्य आधारित थी ना, तो वही तो ये भी दिख रहा है कुछ ना कुछ, कि आप कौन सा काम कर सकते हो पहले से तय है क्षमता पे, तो ये वर्ण व्यवस्था से भी इसका कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब इसका क्रिटिसिज्म, केवल किसी राज्य में 3 तरह के काम नहीं होते, कई ऐसा भी काम होता है जिसमें करेज और विजडम एक साथ जरूरत है, तब क्या करोगे। ये उस समय की बात है जब स्टेट अपने बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज में था, 3 ही तरह के काम होते थे। आजकल इतने कॉम्प्लिकेटेड स्टेट होते हैं कि वहां ये फिलॉसफी नहीं चल पाएगी। ये उसका क्रिटिसिज्म है। क्लियर हो गया। नोट्स में बाकी आपको पूरा इसको मैं भेज दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया पूरा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें लिख सकते हो एक व्यक्ति एक कार्य करेगा, है ना। जैसे मान लो मैं हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, कल जाके चौकीदारी करूं तो नहीं, साहस वाला काम मैं नहीं कर सकता, पढ़ाने वाला तो पढ़ाने वाला, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन को ये बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जो आज की अर्थव्यवस्था का आधार है। तो ये भी लिख सकते हो पॉजिटिव, कि स्पेशलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आजकल नहीं देखते, हॉस्पिटल भी होता है, किडनी का डॉक्टर अलग, लीवर का अलग, उसमें भी किडनी में भी कई तरह का अलग होता है। तो कहीं ना कहीं यहीं से तो दिमाग आया कि हर चीज के लिए स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, ये नहीं कि सब एक काम कर लो, ठीक है। बस इसमें एक नाम याद रखना, कार्ल पॉपर, ना। कार्ल पॉपर ने इनका बहुत विरोध किया। इन्होंने कहा कि ये एंटी फ्रीडम इनका कॉन्सेप्ट है। क्यों? मतलब आपको आजादी नहीं क्या करना है, जो स्टेट ने कहा वो करो। तो कार्ल पॉपर कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही कलेक्टिविस्ट अप्रोच अपनाते हैं और एंटी फ्रीडम है। कार्ल पॉपर लिख लोगे ना, KARLPOPPER। अच्छा ये बताओ, डेमोक्रेटिक नहीं है, जो आज की डेमोक्रेसी से एंटी डेमोक्रेसी है, ठीक है। कुछ लोग शासन को हमेशा शासन करते रहेंगे, टोटलिटेरियन है, ठीक है। सोशल मोबिलिटी को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, जो है उसी में फंसा रहेगा, ठीक है। साथ में, है ना। चलो ज्यादा नहीं बताना, इतना बहुत है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इतना लिख लोगे। अभी जब नोट्स दूंगा बिल्कुल क्लियर लिखोगे, बस वही लिखना है और खूब व्याख्या करनी है, ठीक है। जो पॉइंट नए आ रहे हैं वो मैं बताता जा रहा हूं। अब आते हैं अरस्तु पे, ठीक है। इतना ठीक है ना, इतना कम कम। चलो अरस्तु का आता है। इनका एक है, देखो याद रखना, जो अरस्तु आए हैं, जब भी अरस्तु के बारे में क्वेश्चन आए लिखने को, तो सबसे पहले बैकग्राउंड में लिखना कि ये प्लेटो के बाद आए हैं। तो प्लेटो से प्रभावित हैं, लेकिन प्लेटो से सुधार भी कर रहे हैं। जैसे मान लो तुमने कुछ खाने को, चाय बनाना सिखाई मुझे, मैं चाय बनाता हूं, तुमसे प्रभावित हूं, लेकिन मैं 3-4 चीजें और जोड़ दूंगा उसमें, है कि नहीं, क्योंकि सुधार भी तो करूंगा। तो याद रखना, प्लेटो से प्रभावित है और प्लेटो को ही सुधार भी रहे। तो याद रखना, प्लेटो कैसे हैं? आइडियलिस्टिक। ये कैसे हैं? रियलिस्टिक, ठीक है। हाँ देखो, प्लेटो ने पॉलिटिक्स को और एथिक्स को एक कर दिया। किसको? पॉलिटिक्स को और एथिक्स को एक कर दिया है। इन्होंने एथिक्स को अलग किया है ना। वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब याद रखना, प्लेटो का जो स्टेट है, ठीक है, वो बेसिकली एक कैसी संरचना है? प्लेटो कैसा, प्लेटो का अरस्तु कैसा मानता है स्टेट को? नेचुरल, ठीक है। क्योंकि प्लेटो मानता है कि ह्यूमन बीइंग, सॉरी प्लेटो कह रहा हूं, अरस्तु मानता है जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, सामाजिक मतलब बिना समूह या समाज के काम नहीं कर सकता। तो मान रहा है कि मनुष्य को जो बनाया ही गया है वो ऐसा बनाया गया कि वो समुदाय में रहेगा, वो अकेले नहीं रह सकता। तो उसके अंदर ये क्या डाला? क्षमता डाली ही है कि वो तो अब समुदाय में रहेगा, तो समुदाय बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो इस तरह से ये अप्रोच डेवलप हुआ। क्लियर? और रियलिस्टिक का मतलब क्या है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब ना इधर एक्सट्रीम ना उधर, प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। जैसे बहुत ज्यादा कंजूस है कोई, बहुत ज्यादा दानी है कोई, ये दोनों एक्सट्रीम है। ये क्या कहेंगे? बीच में रहो। जैसे मान लो कोई इंसान है हर बात में लड़ जाता है किसी से भी बिना मतलब के, तो अरस्तु कहेगा,
अरस्तु कहेगा ये बात बिल्कुल सही नहीं है, हर जगह नहीं लड़ना। अरिस्टोटल कहेगा नहीं। अब मान लो कहीं नहीं डरता, कहीं नहीं लड़ता, तो अरस्तु कहेगा ये भी सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए? करेज। करेज बीच में। करेज क्या है? जब जरूरत है तो एग्रेसिव होना है। ठीक, तो करेज को वर्च्यू मानेगा, सबको वर्च्यू नहीं मानेगा। ठीक है, तो यहां समझ में आ गई। तो जैसे यहां वर्ड लिख लेना है, रेसनेस। ठीक, और रेसनेस और क्या होगा, है ना, कॉर्डिस, है ना, कायर। उसके बीच में क्या आएगा? करेज। तो अरस्तु के हिसाब से इंसान को ये होना चाहिए, ना कि यहां और ना कि यहां। तो स्टेट भी हर मामले में कैसा होना चाहिए? मिडिल पाथ। बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट नहीं, बहुत ज्यादा, समझ में आ रही ना हर चीज। हाँ ठीक, तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी को इससे दिखा सकते हो। ठीक है, बेसिकली दो चीजें होती हैं। सुनो, मैं ऐसे बताऊं आपको। जो प्लेटो है, प्लेटो कहता है कि एक होता है आइडिया और एक होता है रियलिटी, और ये दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसे एक होगा मोबाइल का नियम और एक होगा मोबाइल, ये दोनों अलग अलग। अरस्तु बेसिकली क्या कहते हैं कि नियम और रियलिटी एक साथ रहती है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी नहीं, ये समझने में बहुत समय लगेगा, इसलिए ना समझो। फिलॉसफी होगा, समझ पाओगे। तो कहा, जैसे मान लो मैं हूं, प्लेटो के अनुसार जानते हो क्या होगा? एक आइडियल ह्यूमन बीइंग का आइडिया होगा, कहीं होगा, वो यहां नहीं रहता, वो दूसरी दुनिया में रहता है ना, वो कहीं होगा और मुझे उसकी तरह बनना है। तो वो अलग है और मैं, वो सबसे बेस्ट आइडियल है वो, और मैं कैसा हूं? आइडियल की तरफ जा रहा हूं। लेकिन अरस्तु क्या कहेगा? मैं ही आइडियल हूं और मैं ही रियलिटी हूं। उदाहरण के तौर पे समझो कैसे। मेरे अंदर ही सबसे अच्छा बनने की क्षमता है, मैं बन रहा हूं। आज मैं एक टीचर हूं, कल सबसे अच्छा टीचर बन सकता हूं, परसों कुछ और अच्छा बन सकता हूं। तो कह रहा है इंसान के ही अंदर बदलाव भी होता है, इंसान के अंदर भी स्थायित्व तो होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा ये बताओ, जो आइडियल है, जो परफेक्ट है, वो परिवर्तन करेगा कभी? और जो रियलिटी वो परिवर्तन करेगी। तो प्लेटो कभी चेंज की डिफिनेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अरस्तु कहता है ऐसा नहीं, दोनों चीजें एक साथ रहती हैं। जैसे लकड़ी है, पेड़ की लकड़ी है, पेड़ की लकड़ी में ही रियलिटी है कि वो लकड़ी है, पर आइडियल भी उसमें क्या है कि ये अभी मेज बनेगा, वो लकड़ी मेज बन जाएगी, हो गया, एक साथ ही था। अब मेज जैसे ये है, तो ये रियलिटी क्या है? मेज है, पर इसमें ही एक आइडिया है क्या? इसे और अच्छी मेज बनाया जा सकता है। तो कहा रियलिटी और आइडिया एक साथ रहते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा अगर समझ सको तो लिख लेना। तो ये एक प्रकार से, ठीक है। इसका विरोध क्या क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है? देखो, जैसे ही इसने स्टेट को मान लिया कि स्टेट नेचुरल है, स्टेट पावरफुल हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। और जैसे ही इसने स्टेट को एब्सोल्यूट मान लिया, तो सिटीजन की वैल्यू कम हो गया। तो ये क्रिटिसिज्म है। ठीक, समझ में आ गई बात? फिर सपोर्ट ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा। ये दास प्रथा का समर्थन करते हैं। हाँ, फीमेल को भी मेल की कैटेगरी में नहीं मानते, कहते हैं मेल से, हाँ, किसने कहा था कि मैं पुरुष हूं तो मुझे इसका सौभाग्य है? या तो प्लेटो या तो अरस्तु ने ऐसा कुछ बोला, तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, चलो आगे चलो। ठीक है, इतना बस लिखना। अरस्तु के क्वेश्चन आते हैं क्या ज्यादा? मुझे नहीं लगता ज्यादा आते होंगे अरस्तु से। क्यों? उसको आप इग्नोर भी करना, क्योंकि अरस्तु में ज्यादा लिखने का स्कोप है नहीं। बेसिकली बहुत मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई मामलों में समझाने में, मतलब समझने में मुझे बहुत आसान है, क्योंकि जो उसका फिलॉसफी जानता हूं ना मैं, तो फिलॉसफी से मुझे समझ में आ जाता है वो कैसा चाहता है। ठीक है, तो आपको उसे प्लेटो लिखना बहुत आसान है। हाँ ठीक है, चलो अब आते हैं थॉमस एक्विनोस। इसकी जो थ्योरी है वो समझ लो क्या क्या है। थॉमस एक्विनास की जो मेन थ्योरी है, सबसे पहला है ना, सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च। ठीक है, सबसे पहला सुप्रीमेसी ऑफ चर्च। वो मानता है कि जो चर्च होता है वो सुप्रीम पावर है।
क्योंकि वो स्पिरिचुअल डायरेक्शन में काम करता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए काम करता है। अब इसको मैं एक आपको बात बता दूं, जितने भी रिलीजियस लोग मिलेंगे आपको, वो दुनिया को दो तरीके से देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है दिस वर्ल्ड और एक होता है डेट वर्ल्ड। इसको कहते हैं पारलौकिक दुनिया, इसको कहते हैं इहलौकिक। इहलौकिक मतलब जो अभी आप जहां रह रहे हो, पारलौकिक यहां मरने के बाद जाना है, क्योंकि आए वहीं से थे। एडम और ईव की कहानी जो थी वो सजा के तौर पे हम आए ना। जैसे मान लो आप इलाहाबाद आए हो, आप जो काम करते हो उस काम का पर्पज इलाहाबाद है कि अपने मूल घर जाना है, यही चाहते हो ना, अधिकारी बन के घर जाए। तो वैसे ही ये समझ लो कि ये जो दुनिया है ये हमारे लिए इलाहाबाद है। हम इलाहाबाद के उद्देश्य से नहीं जी रहे, हम जी रहे हैं पारलौकिक, कि हम सुधर के उधर जाएं। अब सवाल है सुधरने के लिए करना क्या है? जो सही काम है वो करना है, जो गलत है वो छोड़ना है। तो ये बताएगा कौन? इसी के लिए चर्च है। तो ये बताओ जीवन में सबसे बड़ा संस्था कौन है हम लोगों को रेगुलेट करने के लिए? चर्च या धार्मिक संस्था, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? तो याद रखना, सपोज करो कि मैं जैसे मान लो आपको यहां पढ़ाऊं कि घर वापस जाके कैसा बिहेव करना है, और कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ाए कि इधर कैसे बिहेव करना है, तो ये बताओ किस टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? क्योंकि अल्टीमेट तो गोल वही है। तो एक प्रकार से राजा क्या है? इस दुनिया को मेंटेन करता है। और चर्च क्या है? तो चर्च राजा से ऊपर है। ये है उसकी पूरी। और ये बताओ, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको घर जाके कैसा बिहेव करना है, दूसरे टीचर आपको बता रहे हैं इधर कैसे बिहेव करना है। मैंने कहा कि घर जाओ अधिकारी बन के, और ये टीचर आपको बोले कि आओ चलो पार्टी करते, रोज मस्ती करते, पढ़ाई वढ़ाई मत करो। तो क्या हो गया? मेरा तो मेन उद्देश्य है और ये मेरे उद्देश्य से उल्टा बता रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये गलत कर रहा है ना आप लोगों को, गलत। तो वैसे ही मान लो राजा कुछ भी बताए और चर्च कुछ बताए, तो ऐसा नहीं, राजा को चर्च का ही सपोर्ट। तो राजा को क्या करना, कैसी नीतियां बनाना, सब कैसे बताएगा? तो राज की जो नीतियां होंगी, जो राजा की पॉलिसी होंगी, वो कौन बताएगा? तो राजनीति किससे चलेगी? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। और सारा खेल कहां से है? डेट वर्ल्ड का। इतनी सी बात थी और कुछ नहीं, है ना। तो अगर कहा जाए, मान लो टीचर का नाम मान लो कोई है ना, क्या अंकेश है मान लो टीचर, जो आपको इलाहाबाद में, और योगेश मान लो आपको बता रहा बाहर, तो योगेश किससे प्रभावित, अंकेश किससे प्रभावित रहेंगे? योगेश से। ठीक, समझ में आ गई बात? इतनी सी है। और देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सेकुलरिज्म, वो कॉन्सेप्ट मानता है कि राजा को या राज्य को बस यहीं तक रहना चाहिए, यहां का नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये बताओ, इसका एक सिद्धांत समझ में आ गया। फिर दूसरा सिद्धांत है थ्योरी एक्विनॉस की, बैलेंस बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। बैलेंस बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें एक्विनॉस क्या कहेगा कि देखो दोनों चीजें जरूरी हैं। यहां इलाहाबाद में भी तो अच्छे से रहना होगा, तभी तो सीखोगे वहां जाने के लिए। तो कहा दोनों में बैलेंस होना चाहिए। योगेश की बातों को अंकेश माने, तो वैसे ही चर्च की बात को राज्य माने, बस। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो किंग होगा वो सांसारिक या मटेरियल वर्ल्ड की बात करेगा, वो किस वर्ल्ड की बात करेगा? दिस वर्ल्ड की। अंकेश के दो काम होंगे, एक तो सभी को देखे कि भाई क्लास में सही से रहना इलाहाबाद में, ये होगा, और दूसरा कि योगेश जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट भी करे। तो वैसे ही राजा के दो काम हैं, राज्य में व्यवस्था बनाए रखे और साथ में चर्च जो चाहता है वो प्रोवाइड कराए। अगर मान लो कोई ईश्वर की आलोचना कर रहा है तो राजा तुरंत उसको सजा दे, क्योंकि पादरी तो नहीं गला काटेगा उसका। पादरी गलत काटेगा तो लोग कहेंगे कैसा हत्यारा पादरी है, तो लोगों की आस्था खराब हो जाएगी। लेकिन राजा कहेगा कि ईश्वर ने मुझे भेजा है चर्च की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, तो मैं हूं। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो आज मैं आपको बहुत ज्यादा मार दूं, आपको कि बहुत बेकार टीचर है, लेकिन मान लो मैंने मारने के लिए एक अलग से एजेंट रखा हुआ है। ठीक है, अनुशासन है ना, जैसे आप देखते हो ना, हाँ प्रॉक्टर टाइप का कुछ रखा होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब आते हैं नेचुरल लॉ। एक और सिद्धांत है ना, दो हो गए समझ। नेचुरल लॉ क्या है?
एक्विनास हर चीज कैसे मानेगा? गॉड बेस्ड। गॉड बराबर नेचर, नेचर बराबर ऑल थिंग, है ना? तो हर चीज उसका नेचर अलग है, उसका गॉड ही अलग है ना, उसका गॉड अलग है। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, तो ईश्वर द्वारा बनाए गए सारे नियम होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखना जो एक्विनॉस है वो कहता है कि एथिक्स कहां से आएगा? ईश्वर से। ठीक है, सारे रूल कैसे होने चाहिए? ईश्वर से रिलेटेड। तो सारे लॉ ईश्वर से। ठीक है, अच्छा चलो, कोई भी लॉ जो होगा उसके अंदर चार चीजें होनी चाहिए, चार तरह के तत्व होने चाहिए। एक इटर्नल लॉ जो ईश्वर ने बताए हैं, जैसे मान लो ईश्वर ने बनाया कि प्रेम करो, तो ये सबसे एक्सट्रीम लॉ होगा। चार तरह की चीजें बताई, ठीक है, याद रखना। एक उसने बताया इटर्नल लॉ जो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने जो बना दिया, मान लो ईश्वर ने बोला कि प्रेम करो, या उसने जो भी लिखा होगा किताब में, है ना। फिर दूसरा होगा नेचुरल लॉ, जैसे भूकंप का नियम। तो देखो ये ईश्वर से नीचे, ये ईश्वर चाहे तो भूकंप का नियम बदल सकता है, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर है ना। तो लेकिन नियम चार तरह के। फिर ह्यूमन लॉ जो किसने बनाए? मानव ने बनाए, है ना। और फिर डिवाइन लॉ जो ईश्वर ने आदेश दिए हो, शायद कुछ आदेश भी दे सकता है। तो ये चार तरह की चीजें हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? चार तरह के लिख देना ना। मानव द्वारा भी कुछ नियम बनाया जा सकता, हम लोग नियम बना दें कि आपस में शांत बैठना है, ये हमारा तुम्हारा नियम है। एक नेचुरल नियम है कि छत से गिरोगे तो नीचे ही जाओगे, ठीक है, ठीक है। एक इटर्नल लॉ, मान लो शाश्वत नियम जो भगवान ने बनाया हो, ठीक है। दूसरा दिव्य आदेश, शायद कोई आदेश दिए हो भगवान ने। तो चार तरह की चीजों से पूरा सब कुछ सिस्टम चल रहा है। सबसे ऊपर कौन है? हाँ, ये कभी नहीं बदलेगा। जो सबसे ऊपर, भाई जो कमजोर होगा वो बदल सकता है, जो हमेशा है वो सत्य है। ये मतलब ब्रह्म का नियम है जैसे। हाँ, वैसे स्पिनोजा में यही सब है, लेकिन स्पिनोजा का गॉड अलग है। अब चलो इसका क्रिटिसिज्म कर दें। पहला क्रिटिसिज्म क्या है इसका? यूनियन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। क्या कर दिया इसने? राज्य को और, हाँ, मैकियावेली के बेस पे इसका आप विरोध कर सकते हो, क्योंकि ये भी आइडियलिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैकियावेली के दम पर, अरस्तु के दम, कुछ चीजों को सहारा लेके कर सकते हो, ठीक है। प्लस इसने किस दुनिया को ऊपर रखा? दैट वर्ल्ड को। तो दिस वर्ल्ड की क्या कर दी इसने? हाँ, और ये बताओ फिर ऊपर मनुष्य है कि भगवान है? भगवान। मनुष्य की कोई इज्जत नहीं, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग खत्म कर दी, राइट्स खत्म कर दिए। चर्च डिक्टेटर, रिलीजन डिक्टेटरशिप हो सकती है, ये लिख लो, अच्छा वर्ड है, ठीक है। रिलीजियस डिक्टेटरशिप को प्रमोट किया जा सकता है। धार्मिक तानाशाही, धर्म के नाम पे तानाशाही, ठीक है, हो गया। ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया। अगला बताओ। और देखो मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं वो केवल अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फैक्ट पहले बता चुका हूं सब। मैकियावेली आते हैं, ठीक है। मैकियावेली का सबसे पहले थ्योरी क्या है? सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड, हाँ, यही समझो एक्विनॉस को यही क्रिटिसिज्म में लाना। एक्विनॉस का क्रिटिसिज्म इससे, हाँ, मैकियावेली क्या कहता है कि ज्यादा आदर्श नहीं करना चाहिए, जो जरूरत है वो करो। देखो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक कहते हैं कि हमें परिणाम पे फोकस करना चाहिए, रिजल्ट पे, कैसे आए रिजल्ट ये मैटर नहीं है, किस पे फोकस करना चाहिए? रिजल्ट पे। और एक होते हैं जो कहे हमें प्रोसेस पे भरोसा करना चाहिए, रिजल्ट पे नहीं। तो जो कहते हैं रिजल्ट पे भरोसा करना चाहिए वो कैसे हैं कि भैया तुम टॉप करो, चाहे दिमाग से करो चाहे नकल से करो, है ना। और जो कहते हैं रिजल्ट, कहे पढ़ाई करो, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, ऐसा है। तो जैसे गीता में क्या कहा गया है? यही ना रिजल्ट। जैसे गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी ने चौरी चौरा में क्या हुआ? वायलेंस हुआ, वापस ले लिया, कहा नहीं, साधन पवित्र होना चाहिए, मींस शुड बी प्योर एंड एथिकल। जैसे आपके घरों में लिखा रहता है ना, शुभ लाभ। लाभ क्या है? रिजल्ट, पर कैसा होना चाहिए? शुभ, मतलब अच्छे प्रोसेस से आए, चोरी डकैती से पैसा ना आए। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरा कहने का मतलब मैकियावेली कैसा है? रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले कैसा है? परिणाम सापेक्षवाद, टेलियोलॉजिकल,
वो कहता है कि हमें, और उसका परिणाम क्या है, वो कहता है राज्य अपने आप को बनाए रखे। देखो था क्या कि चर्च आइडियलिस्टिक बातें करता था, समझना मेरी बात को। चर्च कहता था सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, और सबसे ज्यादा करप्शन पादरी ही कर रहे थे। मैकियावेली ये देख रहा था, तो मैकियावेली ने कहा ये गजब का ढोंग है, और इसको सही करने के लिए किसको पावरफुल बनाना पड़ेगा? स्टेट को। और स्टेट से क्या खत्म करना पड़ेगा? धर्म का प्रभाव। धर्म एथिकल बन के स्टेट पे प्रभाव करता था, पर होता था अनएथिकल सब। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है और बन के गंगाधर आपसे बात करे, अच्छी अच्छी बातें करे, और खुद जाके सारे ऐब करे, तो और आपको मुझे सुधारना हो तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा? उसके प्रभाव से दूर हो। तो मैकियावेली ने ये देख लिया कि जो धर्म के नाम पे शासन हो रहा है, जो रूल ऑफ रिलीजन है, वो बहुत करप्ट है। लेकिन अब इससे सुधारा कैसे है? तो राज्य को इससे अलग करो। और राज्य जुड़ा किस कारण है चर्च से? मोरलिटी के नाम पे। तो पहले कहा कि ये मोरलिटी का ड्रामा करो बंद। तो राज्य को एथिक्स से क्या किया? अलग। तो कहा राज्य का सबसे पहला उद्देश्य है अपने आप को बनाए रखना। साम दाम दंड भेद, चाणक्य, किसी भी तरह अपने आप को बनाओ, ये एथिक्स का प्रोपेगेंडा। हाँ, समझ में आ गया मैकियावेली ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैकियावेली उस समय देख रहा था कि करप्शन हो रहा है, पादरी अय्यासी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और स्टेट पूरा कमजोर हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग डर रहे हैं। तो कहा ये सब ड्रामेबाजी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे सुधार की जरूरत है। तो अब समझ में आ गया मैकियावेली अपने टाइम का पुत्र है, वो यही सब कंडीशन से बना ना। जैसे मान लो अपने घर में तुम आप रोज देखो वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, तो कुछ आप टाइट करोगे ना भविष्य में जब बड़े हो जाओगे, तो वही तो। या आप अपने घर में बहुत अच्छा कुछ देखोगे, तो आप अपने उसी समय की अवस्था से ही पैदा होते हो। तो मैकियावेली राजनीतिक को, ठीक है, तो वो कहते हैं कुछ भी है, सबसे ऊपर क्या चाहिए? पावर। देखो चर्च जो काम करता था वो इसको सेंटर में रखता था, इसको इग्नोर करता था। मैकियावेली क्या कहिए, समझ में आ गई बात? तो हमेशा ये भी लिख सकते हो कि सेकुलरिज्म की कहीं ना कहीं शुरुआत से उनका रोल है, ठीक है। मैकियावेली कहते हैं कि जब जरूरत हो तो शेर बनो, जब जरूरत हो तो लोमड़ी बनो। लाइन और फॉक्स, मतलब ताकत से लाओ, दिमाग से लाओ, लेकिन रिजल्ट लाओ। जैसे मैं आपसे कहूं अगर मैकियावेली को फॉलो करो तो टॉप करो, चाहे जैसे करो, ठीक। पावर को ये सपोर्ट करेंगे, कनिंगनेस को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे अंत में एंड जस्टिफाई मीन्स। ये कहते हैं कि अगर तुमने टॉप कर लिया तो ये कुछ करने की कैसे किया, नकल से किया कि अकल से किया। अगर टॉप किया तो किया, तो ये क्या कहते हैं? साधन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, किसकी इंपॉर्टेंस है? साध्य की, एंड की, है ना। तो एंड जस्टिफाई मीन्स। अब ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा ये बताओ ऐसे इंसान को क्या कहोगे? बहुत व्यवहारिक आदमी है यार, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक, ठीक है। कैसे हो गए? हाँ, अब कुछ एग्जांपल समझो। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, ये मैकियावेली का ही कि भाई भारत ये नहीं, पहले हम क्या थे? नहीं हम नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे। अब तुम एक मारोगे हम चार मारेंगे। तो अमित शाह की जो पॉलिटिक्स है, कहा जाता है वो मैकियावेली की, सत्ता चाहिए चाहे जैसे चाहिए, ऐसा कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है ना, ठीक है। या भारत की विदेश नीति जो पहली थी वो कैसी थी? आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, कि चीन हिंदू भाई भाई, हम नहीं लड़ेंगे, हम हमला कर दिया उसने। अब क्या है? प्रैक्टिकल, मैकियावेली से प्रभावित है। लेकिन याद रखना, गांधी जी और मार्क्स की तुलना करना, मार्क्स कहीं ना कहीं मैकियावेली से मेल खाता है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या कहते हैं? एंड जस्टिफाई मीन्स। पर गांधी कहते हैं नहीं, साधन पवित्र होना चाहिए। मीन्स मतलब पढ़ाई करो, आप टॉप तो अपने आप आ जाओगे। इतनी बातें टोटल लिख लोगे, कोई दिक्कत? याद रखना जब भी मैकियावेली आए तो इसके क्रिटिसिज्म में एक जरूर लिखना, गांधी ने 7 पाप बताए हैं, 7 पाप। उसमें से एक पाप है नैतिकता के बिना राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट मोरलिटी। और वहां क्रिटिसिज्म में ये वर्ड जरूर लिखना, क्या लिखोगे? पॉलिटिक्स विदाउट मोरलिटी, राजनीति बिना
नैतिकता के। कहा, गांधी जी ने कहा है कि जो राजनीति होती है अगर उसमें नैतिकता नहीं रहेगी तो राजनीतिक पूरी गलत दिशा में चली जाएगी। सोचो, बहुत दिमागदार लोग बैठे हो राजनीति कर रहे, लेकिन दिमाग गलत चला गया तो आतंकवादी बन जाएंगे ना, सही गए तो फिर वही, जैसे ओसामा बिन लादेन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों के दिमाग था, लेकिन एक बिना एथिक्स के ओसामा बिन लादेन और एक एथिकल है। एक डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाता है, एक डॉक्टर है जो किडनी बेच देता है। दिमाग दोनों के, लेकिन एक के पास एथिक्स है, एक के पास एथिक्स नहीं। तो मैं, ठीक है, हाँ। फिर जो मैकियावेली है वो एब्सोल्यूट पावर की बात करता है। किसकी बात करता है? एब्सोल्यूट। याद रखना, तो मैकियावेली हमेशा स्टेट को बढ़ावा देगा तो नागरिक को हमेशा कम कर देगा। जो भी फिलोसफर स्टेट को एब्सोल्यूट मानेगा वो हमेशा सिटीजन्स को कमजोर कर देगा। तो सिटीजन क्या हो जाएंगे? अधिकार से विहीन या एक्सप्लॉयटेशन होने का चांस ज्यादा। क्लियर हो गई बात? तो है ना, निरंकुशता, है ना, डेस्पोटिज्म को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। ये आप लिख सकते हो। क्लियर? अगला कौन है? जॉन लॉक। देखो, एक बात समझना कि जो नेचुरल वर्ड में यूज करूं, नेचुरल, तो नेचुरल का मतलब हर बार भगवान नहीं होता। जैसे कई बार नेचर का मतलब ये सब है, ऐसा नहीं। कई लोग भगवान को शायद मानते ही ना हो, वो सब साइंस को मानते हो कि नेचर में सब कुछ चल रहा है। जैसे कई लोग मानेंगे भूकंप आए क्योंकि भगवान नाराज, कई लोग मानेंगे भूकंप भगवान से नहीं, ये नेचर का ही एक फिनोमिना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? है ना। चलो, जॉन लॉक के पढ़ते नेचुरल राइट्स। याद रखना, जॉन नेचुरल राइट्स क्यों? क्योंकि सोर्स क्या है? नेचर। जैसे मान लो मैं आपको अधिकार दिया एक कि जाके चाय पी के आओ, दिया था ना अधिकार, तो आप कह सकते हो ये योगेश राइट है क्योंकि योगेश ने इसको दिया। पर मान लो कोई समझदार कहेगा योगेश नहीं, ये तो हमारा अधिकार था, वो तो कहो हमने अभी तक छीना नहीं चाहते तो कब के चले जाते। तो क्या है? आपको नेचर ने दिया है, क्योंकि भूख लगी ना, नेचर फील दे रहा है ना ये आपको। समझ में आ रहा? नेचुरल राइट्स मतलब जो सोर्स किसका है? जिसका, जैसे कुछ अधिकार आपको प्रकृति देती है, नेचुरल राइट्स, जैसे सांस लेने का अधिकार। कौन कौन से अधिकार है जो नेचर ने दिया आपको बताओ? और राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी, ये तो लॉक वाली बात बता दी आपने। लेकिन हर तरह का, जैसे मान लो डिग्निटी, सम्मान का अधिकार। कुछ अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार, जैसे सफाई का अधिकार, साफ हवा का अधिकार। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट नेचुरल राइट्स है। याद रखना, वास्तव में मैं आपको एक बात बताऊं, डर लग रहा है कि करना चाहिए कि नहीं। जैसे मान लो स्टेट है, जो मानते हैं कि स्टेट को भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया, वो बेसिकली ये मानते हैं कि जो गॉड ने स्टेट बनाया है वो इसलिए बनाया है कि एडम और ईव ने किया था पाप, उस पाप की सजा देने के लिए उन्हें भेजा गया नीचे। नीचे सजा भेजा गया तो एक प्रकार से जेल है, तो जेल है जो वहां कोई सुधार करने वाला भी होना चाहिए। तो सुधार ही ग्रह क्या है? राज्य है। तो भगवान ने जब भेजा होगा एडम ईव को, तो एक स्टेट भी बना दिया होगा कि तुम जाओ इस जेल में। तो भगवान ने किसको बनाया? मतलब समझ रहे हो डिवाइन थ्योरी कैसे है? एडम और ईव थे, इन्होंने अपराध किया, इनको भेजा इस जेल में। जब भगवान ने जब भेजा होगा, जैसे मम्मी पापा आपको जब पहली बार भेजे होंगे तो रूम देखा होगा, एक लोकल गार्जियन देखे होंगे, है कि कोई परेशानी हो तो वहां फोन कर लेना। तो भगवान ने भी क्या किया होगा, माने कि इन दोनों को जहां भेजने के पहले एक जेल बनाई होगी, उसको राज्य कहा। तो जेल किसने बनाई? भगवान ने, गॉड ने। फिर इस जेल के दो गार्जियन बनाए होंगे, एक जो डंडा चलाए, किंग, और एक जो बताए कि सही और गलत क्या है, पादरी या चर्च। समझ में आ गई बात? तो सारा हमेशा स्टेट क्या रहेगा? मोर पावरफुल, एब्सोल्यूट पावरफुल। क्योंकि जेल में भाई कैदी से पूछा जाता है क्या क्या खाओगे? नहीं, कैदी को बताया जाता है। और जो सिटीजन्स होंगे वो कैसे होंगे? ड्यूटी के साथ कनेक्ट होंगे, इनका अधिकार। और इन्हीं सब का विरोध करने जो आता है वो जॉन लॉक है। तो जॉन लॉक सबसे पहले किस पे हमला करेगा कि गॉड और नेचुरल हम लोग आए हैं इस धरती पे, ये राज्य हमने बनाया है, तो हमारे पास पहले से अधिकार थे बहुत सारे, हमें किसी ने अधिकार नहीं दिए, तो कोई छीन भी नहीं सकता। भाई भगवान ने दिए होते तो तुम भगवान छीन लेता, लेकिन हमें अधिकार किसने दिए?
नेचर ने, तो राज्य भी नहीं छीन सकता। समझ में आया? तो इसीलिए वो किसकी बात करते हैं? नेचुरल राइट्स की। और ये अधिकार कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। जब दिया ही नहीं किसी ने, तो छीन कैसे सकते हो? जैसे मान लो मैं आपके पर्स से रुपए निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि आपको मैंने दिया ही नहीं। तो कहा कि जब राज्य, भाई ये लोग मान रहे हैं कि राज्य ने सिटीजन को सब बनाया, लेकिन ये क्या मान रहा है कि सिटीजन ने राज्य बनाया। सिटीजन आ गए थे, उन्हें लगा कि हम लोग मिलके रहें, और इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने राज्य बनाया। तो ये बताओ, राज्य पावरफुल है कि सिटीजन पावरफुल है? तो अधिकार किसके पास रहने चाहिए? डेमोक्रेसी की समझ आ रही है यहीं से? ये लोग कभी डेमोक्रेसी को सपोर्ट, मोनार्की वाली डेमोक्रेसी। अब आप कहोगे लॉक से डेमोक्रेसी कैसे? समझ में आ रही बात? ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कहा कि 3 अधिकार, लाइफ का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार हमें नेचर ने दिया है। कहा जंगल में भी जानवर के पास होते हैं तीनों अधिकार, जंगल में भी होते हैं तीनों, क्योंकि नेचर ने उनको भी दिया है। ठीक है, अब आप लोग बोर हो रहे क्या? हो रहा ना? जब भी बोर हो तो समझना कि बोलना मुझे पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग तो चाय वाय पी आए हो, लेकिन मैंने वो भी नहीं कुछ पिया। ठीक है, आप पानी में पी लिए, जब चाय नहीं पूछ रहे तो पानी क्या पूछोगे? मैं देख रहा था कि कौन है जो मेरा दर्द समझ रहा होगा, लेकिन तुम सब स्वार्थी निकले हो। सब हॉब्स सही कहता था कि ह्यूमन बीइंग क्या पी के आए हो तुम? कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। तो हमसे पानी ही पूछ लेते। सवाल तो ये था ना, हमने कौन कहा? मैं थोड़ी हॉब्स का हूं, तुम लोग हॉब्स वाले लोग हो। ठीक है, हॉब्स सही कहता है कि तुम लोग सब स्वार्थी हो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, लॉक स्टेट को कैसा मानेगा? एब्सोल्यूट की लिमिटेड? तो हमेशा लिमिटेड गवर्नमेंट का सपोर्ट करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की हाँ स्पिरिट डेवलप हुई। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? स्टेट को कैसा मानेगा? स्टेट इज ए डिवाइन कॉन्सेप्ट या एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ठीक, स्टेट मींस की एंड, मींस स्टेट राइट्स या ड्यूटी। अगर मान लो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लिखता, संविधान लिखता, तो अधिकार ज्यादा लिखता कि कर्तव्य ज्यादा लिखता? अधिकार ज्यादा लिखता नागरिकों के पास। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा लिखे गए, फंडामेंटल ड्यूटी बहुत कम है। तो बताओ लॉ का इंपैक्ट है ना? ये सब लिख सकते हो। चलो क्रिटिसिज्म करते हैं इसका। सबसे ज्यादा स्टेट कार्ल मार्क्स कहता है कि स्टेट सब बनाया गया है पूंजीपतियों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा। जैसे भारत में नहीं कहा जाता अडानी अम्बानी का सब है, तो ये नहीं लिखना अडानी, लेकिन कार्ल मार्क्स ऐसा ही कहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, किसकी? इंडिविजुअल लिबर्टी की, लेकिन कम्युनिटी की बात नहीं करता। वास्तव में समाज का भी बहुत बड़ा रोल है। ये सोचो कि एलन मस्क है ना, ये बेजोस, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये सब यूएसए में होते हैं। इसका कारण ऐसा नहीं कि यूएसए में लिबर्टी है इंडिविजुअल, वहां की सोसाइटी का भी रोल है। ये सोचो कि अगर हम 100 अच्छे लोग मिल गए हैं तो सब ऊपर उठेंगे, लेकिन इसमें किसका रोल है? कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी आप बात लिख सकते हो, क्योंकि जॉन लॉक इंडिविजुअल को मानते हैं सब कुछ, पर वास्तव में कम्युनिटी का भी रोल है। जॉन लॉक बात अधिकार की करते हैं, पर वास्तव में हम बिना कर्तव्य के नहीं रह सकते। जैसे 3 लड़के हैं एक रूम में रहने लगे, सब अधिकार करें, तो कल कोई तेज म्यूजिक सुनेगा, कोई गाना बजाएगा, कोई गंदगी फैला, कहेगा मेरा अधिकार है। वास्तव में ड्यूटी भी होनी चाहिए। तो यहां गांधी जी को आप लिख सकते हो, क्योंकि गांधी जी ड्यूटी को भी मानते हैं मेन। वो कहते हैं गांधी जी कि अगर हम अपनी ड्यूटी फॉलो करेंगे ना, तो आपका अधिकार अपने आप है। जैसे मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका पढ़ने का अधिकार तो अपने आप है ना? अगर हमारे सारे प्रोफेसर अपनी ड्यूटी फॉलो करें, तो स्टूडेंट का शिक्षा का अधिकार तो अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये ड्यूटी पे बात नहीं करते, ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये इनका क्रिटिसिज्म हो गया। अगला बताओ। ठीक है, हाँ देखो हॉब्स क्या कहता है। ठीक है, देखो याद रखना, जो हॉब्स है, जॉन लॉक है, जो रूसो है, ये तीनों इंसान की समझ को अलग अलग समझते हैं। बेसिकली हॉब्स मानता है कि इंसान स्वार्थी है, सेल्फिश और वायलेंट है। ठीक है, इसीलिए उसने कहा, जैसे मान लो हम सबको पता हो कि हम सब
आपस में लड़ जाएंगे, कभी भी खाना आएगा सब खाने के ऊपर कूद पड़ेंगे, लड़ जाए। तो हमें पता है कि हम सब शांत रह ही नहीं सकते, लेकिन शांत रहना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, चलो आज हम अपना एक राजा चुन लेते हैं और उससे हम डरेंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये हॉब्स का है। लेकिन हम कहें हम सब बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक इंसान को चुनना पड़ेगा, तो हम उसको चुन लेंगे राजा। तो हॉब्स में और जॉन लॉक और रूसो में, ठीक है, समझ में आ रही बात कि बेसिकली हॉब्स क्या है, अलग है, जॉन लॉक और रूसो एक हैं। हॉब्स मानता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, वायलेंट है, इसीलिए उसने अपने आप को एक निरंकुश शासक के पास दिया, एब्सोल्यूट राजा के पास दिया, है ना। मैं खुद अब बहुत थक गया हूं, सही बताऊं, है ना। मालूम चला स्टेट सिटीजन, स्टेट सिटीजन, स्टेट सिटीजन। जो हॉब्स कहता है कि सारे सिटीजन वायलेंट थे, हिंसक थे, स्वार्थी थे, इन्होंने अपनी पावर स्टेट को दे दी और साथ में स्टेट को क्या बनाया, मिलिट्री फोर्सफुली, क्योंकि इन्हें पता कि ये फिर लड़ जाएंगे। अगर राजा हमसे बहादुर नहीं होगा तो हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम बेसिकली कैसे लोग हैं, खराब लोग हैं। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। इनका क्या है, इनको पता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन तब भी एक शासक होना चाहिए मैनेज करने के लिए, है ना, कोऑर्डिनेट करने के लिए। और या कई बार एक आदमी वो काम नहीं कर सकते जो सब मिलकर कर सकते हैं, समझ में, इसलिए बनाया इन लोगों ने। तो याद रखो इन दोनों में बेसिकली फिलोसफिकल समझ में अंतर आ रहा है ना। इनका स्टेट एब्सोल्यूट होगा, इसका स्टेट बिल्कुल मिनिमम पावर के साथ होगा। जैसे मान लो कि आप सब हो, आप सबको अगर ये पता हम सब पढ़ने वाले हैं, तो आप मुझे कितनी पावर दोगे कि सर जब हम कभी डिस्टर्ब करें ना तो तब रोक दीजिएगा। लेकिन मान लो आप सबको पता चल जाए कि आप सब बर्बाद अली हो, तो कहोगे सर डंडा लेके बैठिएगा और जैसे कुछ करे कूट दीजिएगा, और इतना कूटिएगा कि दूसरे लोग डर जाएं कि सुधरेंगे नहीं। हमें पता सर, हम अपनी औकात से जानते हैं कि हम पढ़ने वढ़ने वाले हैं नहीं, पर पढ़ाई तो करनी है, तो दम भर कूटिएगा। तो समझ गए, ये दूसरा वाला वर्जन है। ये लोग बस इतना लिखना है, इसको आप लिख लोगे आराम से, ठीक है। बेंथम क्या है, बेंथम कहता है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। देखो बेसिकली एक है एथिक्स। एथिक्स में सबसे बड़ा एक सवाल है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही और क्या गलत। जैसे मान लो कुछ लोग आए दौड़ते हुए और मुझसे पूछे कि अंकेश कहाँ है, पैसे हमारा, और अंकेश सही है मुझे पता। तो अंकेश से मैंने कहा कि अंकेश ऊपर छुप जाओ। मैंने कहा भैया नहीं आया अंकेश, अंकेश बच गया। लेकिन मैंने क्या बोला, झूठ, है ना, मैंने झूठ बोला, लेकिन अंकेश की जान। तो सवाल है ये पूरा एक्शन, मतलब ये पूरा एक्शन हुआ ना एक, मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, ठीक, क्या नाम आपका, हाँ, मान लो मैं सृष्टि को सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, अरे वो लोग आए फिर मुझे झूठ बोले, लेकिन मैंने अंकेश को बचा लिया। तो अब सवाल है ये सही है कि गलत है, बताओ, एथिकल है कि अनएथिकल है, सोचो। तुम क्या बोलोगी, बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, है नाम यार इतना कठिन होता है ना, पता नहीं आजकल की जनरेशन 2005 के बाद से नाम बिल्कुल अजीब से होने लगे। पहले कितना सुरेश, महेश, रहेश, योगेश, विवेक, सामाधान सा नाम होता था। अब अलग दिखाने के चक्कर में ऐसा नाम रख देंगे, माँ बाप, है ना, नए माँ बाप जो आ रहे हैं अब तो और ज्यादा, है ना, कि बिल्कुल मेरे बच्चे का नाम दुनिया में सबसे अलग दिखे, तो ऐसा ढूंढते हैं। पहले तो समाज वाले लोग नाम दे जाते थे, लड़का बहुत गोरा है तो कलुआ, ठीक है, रो रहा है तो कुछ और, है ना, पता चला जहां हुआ वहीं का नाम रख दिया, उसी जिले का। पता चला महोबा में, वो तो महोबा नाम इसका हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नाम है। पहले नाम के पीछे दिमाग नहीं लगाते थे, इमोशंस होते थे। अब क्या, मेरे बच्चे का नाम सबसे अलग हो, अब उसका नाम मुझे समझ में, या तो मैं नींद में हूँ, पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, बंद हो गया है, और वास्तव में सही बताऊं तो अब मैं सब कॉन्शियस माइंड से पढ़ा रहा हूँ, होश में नहीं हूं मैं बिल्कुल। इतनी देर से बोलते बोलते आप जो पढ़ा रहे हो अंदर से आ रहे हो, वो दिख भी रहा होगा आपको। तो एक बार फिर क्या बताओ, इच्छा, अच्छा मुझे इच्छा पीछा, ठीक है, हाँ, इच्छा, अरे बता दो, डिजायर से जुड़ा हुआ शब्द तो मैं दिमाग लगाता। अच्छा चलो, नहीं बदलने का टाइम है अभी, आराम से सरकारी प्रोसीजर बदल सकते हो, ठीक है।
है ना, वैसे क्या सोच के रखा है, लेकिन ठीक है, अभी इच्छा तो बताओ क्या है, सही है कि गलत है? ठीक है, चलो आज से इससे झूठ बोलना सब कोई, और कह देना कि जान बचाई, भविष्य में जान बचाई, ये बचाई। अब सही और गलत तुम कैसे डिसाइड करोगे? वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। अब जब तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर रही नियम, तो हम भी डिसाइड करते हैं फिर। ठीक है, तो यही तो सबसे बड़ा एथिक्स का मामला है कि क्या एथिक्स हर व्यक्ति डिसाइड करने लगेगा क्या कि कब क्या सही क्या गलत, है ना? तो सवाल है, कई लोग बोलेंगे झूठ बोला इसलिए गलत है, कई लोग बोलेंगे जान बचाई इसलिए। तो जो परिणाम देखेंगे वो होते हैं टेलियोलॉजिकल, वो परिणाम के आधार पे सब चीज देखते हैं। और जो लोग वो डिओन्टोलॉजिकल, दो तरह के लोग होते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे टॉप कर लिया, जैसे गीता में जो कृष्ण थे वो कह रहे थे कि मैं कैसे हजारों लाखों को मार दूं, अपने भाइयों को मारूंगा, परिणाम दुखद है, बहुत दुख वाले परिणाम होंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा ये सब परिणाम कुछ नहीं होता, कर्तव्य करो, कर्म देव अधिकारस्ते मां फलेसु कदाचन। ठीक, कर्म करो, अधिकार छोड़ो तुम पहले, मतलब परिणाम मत क्या हो। तो जैसे राम को देखो, कर्तव्य किया उन्होंने, जाना था तो गए, पिता खत्म हुए ना उनके, पत्नी को वियोग हुआ, पत्नी गई तो ठीक है, लेकिन पूरा समाज, पूरा कितने लोग नहीं रोए। कृष्ण को जाना था तो गए, कितनी गोपियां, कितना पूरा सिस्टम है ना, तो किसकी चिंता नहीं करनी। ऐसे जो लोग हैं वो कहलाते हैं, ऐसे कांड भी थे। अब देखो वो छोड़ दो, जो कहते हैं केवल रिजल्ट देखो, तो सवाल है रिजल्ट में हम क्या देखें, ये भी तो है, रिजल्ट में क्या देखें। तो कहा जिसमें आपको हैप्पीनेस मिले वही काम करो, जिसमें आपको क्या मिले, कौन सा मीडियम है, इच्छा, हाँ, जिसको सुख मिले वो काम करो। समझ में आ रहा? तो ठीक है, तो पहले जब ये बात हुई कि जो काम आपको सुख दे वो करो, इसके पीछे तर्क क्या दिया? कहा नेचुरल हमें खुश रहने की आदत होती है, हम हमेशा, बच्चा भी पैदा होता है ना तो रोने लगता कुछ गलत होता है, जबकि उसको सिखाए तो कुछ नहीं, वो नेचुरल है छोटा बच्चा, लेकिन वो भी क्या है, रोना और हंसना जानता है। तो मतलब ह्यूमन बीइंग बनाई, जैसे मान लो शेर है, शेर को आप घास थोड़ी खिलाओगे, बना ही मांस खाने के लिए, तो मांस खिलाओगे वो खाएगा भी, तो सही है। तो वैसे ही इंसान बना किसके लिए, सुख होने के लिए, खुशी होने के लिए। तो कहा हर काम वो करे जो खुश रहने के लिए, तो ये बना दिया सिस्टम। पर इसके सिस्टम में मान लो हम सब इसी को माने, अब आपको खुशी मिलेगी कि सर पढ़ाए नहीं, मुझे खुशी मिलेगी मैं पढ़ाऊं, तो सवाल है कैसे सिस्टम बनेगा ये? हर इंसान तो अपनी अपनी खुशियां अलग है, तो कोई व्यवस्था बन पाएगी क्या? तो फिर इसी की कमी थी, ये व्यक्तिवाद था, क्या था ये, इंडिविजुअल था, इसको कहते हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म, सुखवाद एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट था, लेकिन समाज इस पे कैसे अप्लाई करे? जैसे मान लो मुझे कोई डिसीजन लेना है और मैं कहूं कैसे, तो आप कहोगे सर जो अच्छा परिणाम आए, तो मैं कहूंगा ठीक है कल सुबह 4 बजे आना, उसके लिए तो खुशी है 4 बजे आना, तुम्हारे लिए खुशी है, इसके लिए तो दुख है। अब बताओ क्या करूं, कैसे करूं? समस्या आएगी ना, क्या करूं और कैसे करूं? तो सवाल है कि फिर एक नया नियम आएगी, सर जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे सबसे ज्यादा खुश हो वो करो, दैट इज द यूटिलिटेरियन अप्रोच, जिसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी हो, और इसी को कहते हैं बेंथम का अप्रोच, सबसे ज्यादा खुश। जैसे मान लो भारत सरकार को एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगवाना है, मान लो एक जगह लगा रही है, वहां 100 लोग इसका विरोध कर रहे हैं और 10,000 लोगों को इससे लाइट मिलेगी, तो वो लगेगा। समझ में आ गई बात? यूटिलिटेरियन अप्रोच। जैसे इलाहाबाद है, मान लो कुंभ में बहुत सफर किया, लेकिन लाखों लोगों को आना भी तो था, तो उनके लिए करो सफर, यूटिलिटेरियन, यूटिलिटी ज्यादा है, तो इसमें कोई दिक्कत? तो ये उनका सिद्धांत है। हाँ समझ में आ गया। लेकिन अब एक सवाल, हेडोनिज्म पढ़ लिया, हेडोनिज्म से क्या निकल के आता है? यूटिलिटेरियन, कौन सा? बेंथम का। राज्य वो काम करेगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करे। अब पूरा पढ़ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई किस तरह का खुशी चाहिए। भाई ये है कि खुशी की बात तो कर दी, मान लो अगर ये कहती है कि मुझे पढ़ाई करने की खुशी आ रही, मान लो अंकेश कहे कि मुझे दारू पी के खुशी आ रही, तो सवाल है मैं किस खुशी को ऊपर रखूं? ये भी तो सवाल है। भाई हेडोनिज्म ने बताया ठीक, बेंथम बता के तो चले गए कि जिसमें सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा खुश हो वो काम करो, पर मान लो 5 लोग ये कह रहे हैं कि सर हमें सुबह 5 बजे बुलाओ अच्छा लगेगा, 5 लोग कह रहे हैं सर पार्टी वार्टी भी करो हमें उसमें खुशी मिलेगी। तो अब सवाल फिर दिक्कत आ गई ना। क्यों?
क्योंकि बेंथम ने ये नहीं बताया कि खुशी में क्वालिटी भी होती है। बेंथम कह रहा था सारी खुश एक है। आप कविता लिखो या पुष्पिन गेम एक होता है, मतलब कह रहा कि पुष्पिन गेम देखा है जो ऐसे ऐसे करते हैं पिन, है ना, या कविता लिखो का एक सा है। मतलब आप दो तरह से खुश होते हो। जैसे एक खुशी है अच्छा खाना खाया, जैसे मान लो शाम को कोई सीनियर मिल गया, दबा दिया आपने कि चलो खा रहे, खूब पेट भर खाया, खूब खुश। और मान लो एक किताब पढ़ा, उसमें भी खुशी है। तो बेंथम के हिसाब से ये दोनों कैसी हैं? सेम। का खुशी की में गुणवत्ता एक होती है, मात्रा के आधार पर ज्यादा कम हो सकती है। खुशियों में हर खुशी एक है, लेकिन मिल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, खुशी में क्वालिटी वाइज भी अंतर होता है। तो जो बेंथम का यूटिलिटेरियन है उसको कहते हैं क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। समझ में आ गई? बस इतनी बात समझो कि बेंथम कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा खुशी मिले वो काम करो, लेकिन मिल कहता है कि क्वालिटी भी होती है इंपॉर्टेंट। ठीक, टीएच ग्रीन मैंने आपको बता दिया कि स्टेट का काम केवल पिंजरा नहीं बल्कि उसके बाद भी, और इसमें भारत के डीपीएसपी आप लिख सकते हो, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, रिजर्वेशन, जैसे सरकार आपको जो जो फ्री में दे रही है। इलाहाबाद में पढ़ा भी तो नहीं है फ्री में, अगर आपसे पैसा ले वास्तव में तो बहुत ज्यादा इसकी आपको, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती तो आपके यहाँ कम से कम 50-60 हजार रुपए चार्ज होता। तो कौन पढ़ा रहा है? सरकारी तो आपको पढ़ा रही है, स्कॉलरशिप ऊपर से देती है, पढ़ते तो ही हो नहीं आप लोग। ठीक है, चलो यहाँ के बच्चे तो पढ़ते, बाकी तो और समझ में आ गई बात। तो टीएच ग्रीन हो गया। और देखो हीगल है थोड़ी टफ, हीगल का मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, आप देख लेना ना हीगल का वीडियो। हीगल टफ है, समझ में नहीं आएगा और मजेदार बहुत है।